तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए। क्लास 10th वाले बच्चे की ना मौज है। अब वो लोग ना डीजे बजा करके नाचे। पूछो क्यों? क्योंकि उनके सारे चैप्टर्स क्लियर हो गए साइंस के और वो दूसरी बार डीजे बजा के नाचे। पूछो क्यों? क्योंकि क्लास 10th की हिस्ट्री भी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, सर हिस्ट्री पढ़ाओ हिस्ट्री पढ़ाओ। कूल डाउन, हिस्ट्री भी अब वीडियोज आने लगे। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है चैनल पर, ठीक है। वहां पर नेपोलियन नेपोलियन सबके बारे में तुम लोग मौज से पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत है तो बायोमन आपके साथ है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकता एवं जैव विकास के कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जिनकी संभावनाएं होती है लगातार बोर्ड एग्जाम में आने की। क्योंकि मेरे पास रखी है क्वेश्चन बैंक और मैं उसी से देख करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से आते हैं। वैसे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी है कि भैया बोर्ड के जो टीचर्स हैं ना वो कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं वैसे ही, ठीक है। तो देखिए यहां पे सबसे पहली एक वर्ड आता है और वो वर्ड है हमारा अनुवांशिकता, ठीक है। देखिए बता दूं, यदि बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज को लाना है ना, मैं कहता हूं मैं अपने बच्चों को 95% प्लस के ऊपर नंबर दिलवाऊंगा। उनको करना क्या होगा, लगातार मेरे साथ बने रहना है, मेरे से एक्टिव रहना है, ठीक है। मेरे से ज्यादा आप लोगों को एक्टिव रहना है और जहां तक मुझे लगता है ना, मैं आप लोगों से ज्यादा मैं एक्टिव रहता हूं, ठीक है। आप लोग मेरे से ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हो, आप लोगों से ज्यादा मैं ही एक्टिव रहता हूं, सारी चीजें करता रहता हूं, है ना। मेरे से ज्यादा एक्टिव रहो, सारे वीडियोस को तुरंत देख डालो, तुरंत। कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुमने किसी भी चीज को कल के लिए छोड़ा मतलब वो गया। फिर वो तुम्हें फिर वो अगले वाला कल, अगले वाला कल, सबसे अगले वाला कल, वो ऐसे ही करके जाता रहेगा, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुवांशिकता क्या होता है। तो देखिए जीवधारियों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उनके विभिन्न लक्षणों का संचरण होना ही अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। अनुवांशिकता क्या होता है कि जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का संचरण ही, लक्षणों का चलना ही अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता के कारण ही इन मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, एक कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, ठीक है। देखो यहां पर मेन हम लोगों को पढ़ना है कि अनुवांशिकता के जनक कौन है। अनुवांशिकता के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो वो किए थे मटर पर। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइवम सैटाइवम, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। और मेंडल किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। कितने क्वेश्चन बनाओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, ठीक है। मेंडल ने नियम दिए, ठीक है, मटर के पौधे पर, पाइवम सैटाइवम पर। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम है प्रभाविता का नियम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है। सैरोगेशन ऑफ लॉ, ठीक है, सैरोगेशन लॉ होता है, सेरीगेशन लॉ, ठीक है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तीन नियम है, इन नियम को याद रखो। इतने नियम दिए, किस पौधे पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर, ठीक है। देखो यहां पर आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। समयुग्मजी क्या है, विषमयुग्मजी क्या है, यहां पे ये समझ लो। समयुग्मजी मतलब समान लक्षण, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये समान है। यदि ये लंबा है और ये बौना है तो ये एकदम लंबा है, इसके अंदर बौना के जीन नहीं है। यदि ये बौना है ना तो ये एकदम से बौना है, इसके अंदर लंबा के जीन नहीं है, ये समझ लो। ये है समयुग्मजी, ठीक है। विषमयुग्मजी क्या होता है? समयुग्मजी, विषमयुग्मजी वो होता है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कि ये संकर हुए, संकर लंबा। विषम है, इसमें लंबा के भी गुण है और बौना के भी गुण है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं बताइए, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं?
कि इसमें लंबा के भी गुण है और बौना के भी गुण है, लेकिन हमें अगली पीढ़ी में सिर्फ लंबा ही चाहिए, है ना, हमें अगली पीढ़ी में सिर्फ बौना ही चाहिए। ये है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, ये समझ लो, यानी कि समान लक्षण। पहला क्वेश्चन बनता है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या है? बौने पौधे का जीन प्रारूप, ये होते हैं हमारे जीन प्रारूप। और जीन को हमेशा किस में लिखा जाता है? जीन को हमेशा जोड़े में लिखा जाता है। तो बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या है? स्मॉल टी से मटर के पौधे में इन्होंने इंडिकेट किया। और लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या है? कैपिटल टी है लंबे पौधे का जीन प्रारूप। ये हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के ना। ये प्यारा सा क्वेश्चन है और कभी कभी सिर्फ 2 नंबर में आपसे ये पूछ लेता है कि मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया और मेंडल ने कितने प्रयोग किए। तो मेंडल ने सिर्फ मटर पर अपना प्रयोग किया, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइवम सैटाइवम, और इन्होंने 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। ठीक है, इनके टोटल 3 नियम है। और देखो बौना पौधा के लिए और जीन शब्द का प्रतिपादन, जीन की खोज किसने किया था? तो जीन की खोज जोहानसन, जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। तो बताइए, आप लिख सकते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में लक्षण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको बता दूं, ये 2020 में ये क्वेश्चन आया भी था कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में लक्षण लिखो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर में ही ना आपके कपड़े उतार देता है ना, पता ही नहीं रहता लिखोगे क्या। तो क्या लिखोगे? समयुग्मजी मतलब क्या होता है? सीआरटी लिखता है कि जिसमें जीन के दोनों एलील समान हो। ये देखिए, ये जीन है, ये क्या है? कैपिटल टी, ये इसको बोलेंगे जीन और ये इन दोनों को बोलेंगे एलील। ऐसा जीन जिसके दोनों एलील समान होते हैं उसको बोला जाता है समयुग्मजी, और ऐसा जीन जिसके दोनों एलील भिन्न भिन्न होते हैं उसको बोला जाता है विषम युग्मजी। बताइए, लिख लोगे ना? चलो आगे चलें। देखो एक क्वेश्चन आता है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को समझाइए। कि प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है। तो इसको मैं मिटा दूं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो अपनी कॉपी में, नोट डाउन करो, समझो। ठीक है, देखो पता है एक एक चीजें आपको अब क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है। यदि अभी तक आप लोगों ने फुल वीडियो नहीं देखा है ना, 1 शॉर्ट वीडियो, तो आप लोग जाइए 1 शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण होते हैं? मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को समझाइए। तो देखिए मेंडल का जो प्रथम नियम था उसमें मेंडल क्या किए थे? उसमें मेंडल ये किए थे कि एक शुद्ध लंबा पौधा लिए थे और दूसरा शुद्ध बौना पौधा लिए थे। ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी, शुद्ध बौना स्मॉल टी। फिर इसमें देखिए इसमें के एलील अलग अलग हुए। ये देखिए स्मॉल टी फिर स्मॉल टी, फिर इसका एक टी इसके टी से मिला, क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका एक टी इससे मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हुई हमारी F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में सभी हमको क्या मिले? कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए संकर पौधे हैं कि नहीं? बताइए, क्योंकि इनके अंदर लंबापन का जीन है और बौनापन का भी जीन है। बताइए, इनके अंदर लंबा एलील है और बौना एलील भी है, तो ये संकर हुआ कि नहीं? अब पूछ रहा है प्रभावी लक्षण क्या है? प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। देखिए प्रभावी लक्षण वह लक्षण होता है जो अपना प्रभाव दिखा रहा हो। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमको 2 जीन मिल रहे हैं, 2 एलील मिल रहे हैं।
पहला कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, यानी कि एक लंबा एलिल भी मिल रहा है और दूसरा बौना एलिल भी मिल रहा है। जब हमको लंबा एलिल मिल रहा है, बौना एलिल दोनों में मिल रहा है, लेकिन हम लक्षण सिर्फ लंबा वाला ही देख रहे हैं, इसका यदि हम जीनोटाइप करें तो हमको क्या मिलेंगे? संकर लंबे मिलेंगे। यदि जीनोटाइप करें तो संकर लंबे मिलेंगे। यदि हम इसका फिनोटाइप करें तो हमको मिलेंगे लंबे पौधे। फिनोटाइप मतलब उस पेड़ को हम देख करके बता देंगे तो बोलेंगे भैया ये तो पौधा लंबा है, अच्छा ये पेड़ तो लंबा है, तो इस लंबा पौधा है। तो लंबा क्या है? प्रभावी जीन है, क्योंकि उसने अपना प्रभाव दिखाया। ऐसा जीन जो अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है, और कोई दूसरा अप्रभावी लक्षण होने के बावजूद भी उसका प्रभाव नहीं दिखता है, ठीक है। ऐसा जीन जो अपना प्रभाव दिखाता है उसको प्रभावी लक्षण दिखाते हैं, कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण वो होता है जो उस जीन के साथ होने पर भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। जैसे देख लीजिए, ये बौना एलील है, स्मॉल टी क्या अपना प्रभाव दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये दिखाएगा। कहां दिखाएगा? अगली जनरेशन में। ये F1 जनरेशन है। फिर जब पृथक्करण भी समझा देता हूं यहीं पे, जब मेंडल ने दूसरे नियम में क्या किया था? F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया था। तो प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण समझ गए। एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीईआरटी लिखता है कि F1 पीढ़ी द्वारा लंबाई तथा बौनेपन दोनों के विकल्पी लक्षणों की वंशागति हुई। F1 पीढ़ी में लंबा विकल्प आपको व्यक्त करने पर पाया गया, क्योंकि वो प्रभावी विकल्प है। F1 पीढ़ी में हमको सिर्फ क्या देखने को मिला? लंबा पौधा देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि वो ये लंबा पौधा क्या है? ये है प्रभावी लक्षण, प्रभावी विकल्प। और ये बौना पौधा क्या है? ये है अप्रभावी विकल्प, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, इतना समझ गए। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछ लेता है कि पृथक्करण का नियम क्या है, तो क्या बताओगे? तो बताओगे कि मेंडल ने क्या किया कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में क्या करा दिया? स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण कराने पर इसको क्या मिलता है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी से स्वपरागण कराया, तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें 3 अनुपाते, ये देखो ये है 1 2 स्मॉल टी होंगे, ये है ना, 1:2:1 अनुपात के लक्षण में, यानी कि एक पौधा इनको शुद्ध मिला, शुद्ध लंबा मिला। ये दोनों क्या मिले? ये दोनों मिले संकर लंबे, और ये मिला शुद्ध बौना पौधा, ठीक है। ये मिला शुद्ध लंबा, संकर लंबे और शुद्ध बौना पौधा 1:2:1 अनुपात के लक्षण में F2 पीढ़ी में देखने को मिला। और ये क्या है? ये F2 पीढ़ी है। अब यहां पर क्या था? यहां पर ये जीन था, लेकिन अगली पीढ़ी में उसने अपने लक्षण को बदल दिए। देखो यहां पर एक शुद्ध पौधा भी मिल गया, जब अगला फर्टिलाइजेशन हुआ तो ऐसे उसने अपने लक्षण को बदल दिया, ठीक है। चलिए, इसमें पूछ रहा है डीएनए के, क्वेश्चन है आपका, रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस क्या है बताओ। इसको मिटा दूं फिर? बताइए, समझ गए? इसको मिटाएं, आगे चलें। चलो, समझ गए ना? यहां पर काफी अच्छा पॉइंट था, और यहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना फंसते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो हमारा दूसरा चैनल है यहीं पर, कि हमारा जो दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, आप लोग उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। बोर्ड एग्जाम के जितने भी मोटिवेशन वीडियोस है ना, वो बायो अमन मोटिवेशन पर ही आएंगे, ठीक है। चलिए, रेट्रोवायरस क्या है? कि जिन वायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। समझ लो, हमेशा के लिए समझ लो, रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस ऐसे इनको बोलेंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल, जिनका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, उनको हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं। जैसे HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस,
ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो है एक आरएनए होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। बाकी जीवों का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार विद्यमान होते हैं। ठीक है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक विद्यमान होते हैं। तो डीएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक विद्यमान होते हैं, एक को बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को बोलते हैं पिरीमिडीन। ठीक है, क्या होता है, प्यूरीन नाइट्रोजनी बेस और पिरीमिडीन। ठीक है, प्यूरीन नाइट्रोजनी बेस और प्यूरिमिडीन नाइट्रोजनी बेस विद्यमान होते हैं। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन है। जीन क्या होते हैं, क्वेश्चन है आपका, जीन क्या होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड। ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है और क्रोमैटिड क्या है। तो देखो, क्रोमैटिड क्या होते हैं कि कोशिका के केंद्र में पाया जाने वाला जैव पदार्थ क्रोमैटिन कहलाता है, जो लक्षणों के स्थानांतरण का मुख्य भाग होता है। जब एक सेल होती है, देखो, जब एक, जैसे ये सेल है, ये केंद्रक है, यहां पर जो सबसे पहला जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन से बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमैटिन पदार्थ कोशिका विभाजन के लंबे धागे जैसी संरचनाओं का विकास करती है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित रहते हैं, ये है हमारा क्रोमैटिन। जब कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमैटिन से बनते हैं हमारे क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम पर ही जीन रहते हैं। ठीक है, हमको पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पर जीन विद्यमान रहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम पर जीन हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पर हमारे जीन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, प्रत्येक जीन जीव के आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। जो जीन होता है वो क्या होता है, जीव के आनुवंशिक गुण के लिए, जीव के आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो प्रत्येक जीन होता है वो जीव के आनुवंशिक गुण के लिए ये उत्तरदायी होता है। अब देखेंगे क्रोमैटिड क्या होता है। क्रोमैटिड है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 2 मिनट में समझ लो इसको। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में जब देने जाओगे ना, देखना, ये जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम दिया था ना 2017 में, तब ये पूछा गया था, सॉरी 16 में, अरे 17 कहां से लिख दिया, 16 में, जब मैंने 2016 में बोर्ड एग्जाम दिया था तो यही पूछा गया था कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में अंतर बताओ। क्रोमैटिड क्या होता है, आपका एनसीईआरटी लिखता है कि कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमोसोम 2 समान प्रतिरूप संरचनाओं में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक संरचना क्रोमैटिड कहलाती है। प्रत्येक क्रोमैटिड मूल क्रोमोसोम की प्रतिलिपि कॉपी होती है। जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो जो क्रोमोसोम होता है वो 2 संरचनाओं में विभक्त हो जाता है। ये देखो, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। फिर ये जाकर के नया क्रोमोसोम, नई सेल में जाकर के नया क्रोमोसोम बना लेता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, जीन क्या होते हैं तथा जीवधारी में कहां पर पाए जाते हैं। जीवों में जीन की क्या विशेषता होती है, बताइए। जीन कहां पाए जाएंगे, जीन होते हैं आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक गुण को ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनको बोलते हैं जीन। जीन की खोज किसने किया था, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। जीन कहाँ पाए जाते हैं, ये सेल होता है, ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जब हम क्रोमोसोम को काटेंगे तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा डीएनए, और डीएनए के एक छोटा सा खंड कहलाता है जीन। ये हुआ जीन। जीन कहाँ पाया जाता है, कोशिका के कितना अंदर। एनसीईआरटी क्या लिखता है कि कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों की लंबाई में अनेक सूक्ष्म रचनाएं क्रमबद्ध रूप से स्थित पाई जाती हैं।
इन रचनाओं को जीन कहते हैं। यही जो रचना होती ना, इन्हीं को जीन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन से, अरे सॉरी, जीन क्रमबद्ध रचना से स्थित पाई जाती हैं। ठीक है, इन रचनाओं को जीन कहते हैं। किसी जीवधारी के अनेक लक्षण जीनों द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, किसी जीवधारी के जो लक्षण होते हैं उसको हम जीनों द्वारा व्यक्त किए जा मतलब कि व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि लक्षण जीनों के द्वारा ही आदान प्रदान करता है। लक्षण जीनों के द्वारा ही आता जाता रहता है, यहां वहां कूदता रहता है। ठीक है, लक्षण जीनों के द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, जीवधारी के शरीर के प्रत्येक भाग की संरचना, आकार, आकृति, मेरे शरीर के प्रत्येक भाग की संरचना, आकार और आकृति तथा भौतिक एवं मानसिक व्यवहार उसकी कोशिकाओं में उपस्थित जीन की विशिष्टता पर निर्भर करता है कि कौन सा कौन सा जीन किस चीज के लिए विशिष्ट होता है। तो यहां पर जो आपके क्वेश्चन क्लियर हुए हैं वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आपके बचते हैं मेन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही, कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दें। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें आपको नहीं क्लियर हुई हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए भाई ओमन आपके साथ है और भाई ओमन की पूरी टॉप फैकल्टी आपके साथ है। ठीक है, पढ़ो। और हाँ, क्लास 10 साइंस की एक अलग से प्लेलिस्ट है और क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट है। उन्हीं प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस आपके अपलोड होते रहते हैं, तो वहां पर जाकर के आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।